कभी सोचा है अगर आप किसी ऐसी चट्टान में फंस जाओ जहां से आप बाहर नहीं आ सकते, कोई आपको बचा नहीं सकता और आप जानते हो कि आपकी मौत होने वाली है, तो ऐसे समय में आपके दिमाग में क्या चलेगा? आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जिन कहानियों के अहम किरदारों की मौत ऐसी ही चट्टानों में फंसने की वजह से हुई है। आज हम बात करने वाले हैं केव डाइविंग में होने वाली मौतों के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, ये है मेघा, जो कि अपने चैनल पर बहुत से मिस्टीरियस टॉपिक्स पर कंटेंट बनाती है। तो अगर आप लोगों को मिस्टीरियस कंटेंट देखना पसंद है तो मेघा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है आज की पहली केविंग डेथ स्टोरी। 2005 में 5 यंग एडल्ट्स ने प्रोवो यूटा में वाई माउंटेन के साइड पर एक छुपी हुई अंडर वाटर केव एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया, जिसे केव ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। उन्हें नहीं पता था कि केव के अंदर इतना डेडली डेंजर छुपा हुआ है। तो यह है गोलम केव ट्रेजेडी का फैटल ब्रेकडाउन। वेडनेसडे अगस्त 5 को 5 फ्रेंड्स ने डिनर के बाद वाई माउंटेन के साइड पर एक सीक्रेट केव के बारे में डिस्कस किया। ये माउंटेन BYU कैंपस के पास है, इसलिए सिर्फ कुछ लोकल स्टूडेंट्स इस केव के एग्जिस्टेंस से वाकिफ थे। 2 यंग केवर्स ने 1 साल पहले गोलम्स केव का पूरा सर्वे किया था। केव पहली नजर में हॉस्पिटेबल नहीं लगती क्योंकि ये पानी से ढकी हुई है और सिर्फ 4 फीट लंबी है। इसमें एंटर करने वाले को लेट कर ही आगे बढ़ना पड़ता है और नियरली 18 फीट एंट्रेंस टनल के शैलो स्ट्रीम से गुजरना पड़ता है। जो हाइकर्स इस केव के बारे में जानते हैं उनके लिए ये चैलेंजेस काफी एडवेंचरस हो सकते हैं। इस केव के सीक्रेट पार्ट में आपको 12 बाई 18 इंच के पानी से भरे होल से नीचे गिरना पड़ता है। इवन फॉर दोज हु नो व्हाट लाइज ऑन द अदर साइड, ये टफ मूवमेंट बोल्डेस्ट एक्सप्लोरर को भी रोक सकता है। रात को ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो इस डार्क और अनइनवाइटिंग केव को टेस्ट करेंगे। सुबह के 2 बजे तक जब वो केव पहुंचे, उन्होंने थोड़ा बाहर वेट किया और फिर केव में एंटर किया। जेनिफर पहले भी इस वाटरी टनल से गुजर चुकी थी, इसलिए उसने अपने फ्रेंड्स को अश्योर किया कि वो अपनी सांस रोककर दूसरी साइड तक सेफली पहुंच सकते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस के दौरान हाइपोथर्मिया के बाद भी जेनिफर अब भी अपने फ्रेंड्स को ये सीक्रेट प्लेस दिखाने के लिए एक्साइटेड थी। ब्लेक, स्कॉट और एरियल ने इसे ट्राई करने का डिसाइड किया, जबकि 5वां फ्रेंड जोसेफ बाहर वेट करने लगा। सिर्फ एक फ्लैशलाइट के साथ चारों वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ पर सिर्फ बहुत गहरा अंधेरा था। एक एक करके वो हिम्मत के साथ उस पतले से ठंडे पानी से भरे रास्ते से आगे बढ़ने लगे। जेनिफर पहले गई क्योंकि वो पहले भी वहाँ जा चुकी थी। उन्होंने देखा कि जेनिफर का सर पानी के नीचे गायब हो गया और थोड़ा रिपल फील हुआ और वो केव के दूसरी एंड पर पहुंच गई। वाटर फिल्ड टनल रेफ्रिजरेटर डोर से भी छोटी थी, सिर्फ 2 फीट चौड़ी और 4 फीट ऊंची। ब्लेक, स्कॉट और एरियल ने जेनिफर के डायरेक्शन को फॉलो किया और पानी से भरी हुई टनल में गिर गए। केव में एक रस्सी बंधी थी जो अंडर वाटर टनल से गुजरकर इनर केव में बंध रही थी। छोटी केव होने की वजह से रस्सी जरूरी नहीं लगती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रायन नाम के एक प्रीवियस केवर ने कहा कि उसने इस केव में टनल से रिटर्न पर एग्जिट होल मिस कर दिया था और वो मरते मरते बचा। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसने तुरंत रियलाइज किया कि वो रॉक वॉल से घिरा हुआ है। उसने डेस्परेटली रॉक को पुश किया ताकि होल तक पहुंच सके। इस पुश से उसे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, जिससे कि उसकी जान बच गई। इस दिन 4 लोग शॉर्ट स्विम करके स्मॉल केव तक पहुंच गए। वहां उनके पास खड़े होने और थोड़ा मूव करने की जगह थी। केव बेसिकली एक छोटी सी जगह पर थी, 6.5 फीट टॉल और पीक सेंट्रल में 9 फीट के आसपास। वहाँ अराउंड 3 फीट एयर स्पेस वाटर के ऊपर बचा था। जोसेफ अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा था। उसको नहीं पता था कि फ्रेंड्स कितना टाइम केव में रहेंगे। 1 घंटे बाद जोसेफ केव में गया और वाटरी होल देखा, लेकिन फ्लैशलाइट या ग्रुप की कोई भी मूवमेंट नहीं दिखी। अब 4:30 AM हो गया था और वो अनश्योर था कि क्या करे। उसने कुछ फ्रेंड्स को कॉल किया जो केव के बारे में वाकिफ थे और फिर इवेंचुअली पुलिस को 5 AM को कॉल किया गया। जब रेस्क्यूअर्स ने इनर केव में एंटर किया, वो नर्वस थे। अनफॉर्चुनेटली इस स्मॉल स्पेस में शायद बैड एयर थी। केविंग में बैड एयर का मतलब है कोई भी एयर जो नॉर्मल ऑक्सीजन या मेनली नाइट्रोजन के अलावा कुछ और गैसेस से बनी होती है। ये केव बहुत छोटी और वाटर सोर्स भी क्लोज था, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होना नॉर्मल था। जैसे जैसे वो लोग इनर चेम्बर में गए होंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता गया होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी थी। एविडेंस ये भी थे कि कुछ कैंडल्स भी बर्न की गई थी जो अवेलेबल ऑक्सीजन को डिक्रीज करती हैं। एयर फ्लो ना होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी हायर कॉन्सेंट्रेशन तक सेटल हो गया होगा। नॉर्मली विजिटर्स को एयर कंडीशंस के बारे में इतना पता नहीं होता। इवन इफ केवर्स ने सिर्फ कुछ ही मिनट स्पेंड किए होंगे तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी सोचे समझने की शक्ति भी पूरी तरह कम हो गई होगी। जब वो केव में थे शायद उन्होंने जल्दी समझ लिया होगा कि वो अच्छे से नहीं सांस ले पा रहे हैं और उन्हें तुरंत रिटर्न करना चाहिए। एंट्रेंस होल इतना छोटा था कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही व्यक्ति वापस लौट सकता था। जेनिफर ने सबसे पहले ट्राई किया, लेकिन जेनिफर को एग्जिट होल नहीं मिल पाया। ऑलरेडी केव में वो जितना टाइम स्पेंड कर रहे थे उतना ही उनकी बॉडी में से ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा था, जिसकी वजह से जेनिफर को पानी के नीचे बहुत कम टाइम मिला और वो अनकॉन्शियस होने लगी। केव में बाकी 3 लोगों को नहीं पता था कि जेनिफर अपनी जान के लिए लड़ रही है। वो इनर केव के डार्क सफोकेटिंग एयर में रह गए। जेनिफर के बाद नेक्स्ट एरियल आगे बढ़ते
उठती है, लेकिन सेम जेनिफर की तरह ही वो भी ज्यादा देर सांस नहीं रोक पाती और ऑक्सीजन की कमी से उसकी सोचने समझने की शक्ति भी कम होने लगती है। वो भी एग्जिट नहीं ढूंढ पाती। ब्लेक और स्कॉट भी बैड एयर को कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स तक ब्रीथ कर रहे थे। डार्क में उन्होंने लोअर ऑक्सीजन और हायर कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट्स फील किए और अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग एनवायरनमेंट से पैनिक भी फील कर रहे थे। थोड़ी देर वेट करने के बाद नेक्स्ट फ्रेंड ब्लेक टनल में एंटर होता है। ऑलरेडी अनकॉन्शियस स्टेट में ब्लेक जल्दी से स्विम करना चाहता था। जब उसने अपनी दोनों फ्रेंड्स को पानी में तैरते देखा तो वो कंफ्यूज हो गया। एग्जिट बस उसके सामने ही होना चाहिए था। वो शायद समझ गया कि एरियल मूव नहीं कर रही है और उसे एग्जिट करने के लिए एरियल को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, लेकिन वो ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी से बहुत वीक हो गया था। पर वो कोशिश कर रहा था। टनल जो सिर्फ 2 फीट वाइड और 4 फीट डीप थी, उसमें किसी को पुश करना या मूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फाइनल केवर जो डार्क इनर केव में अकेले था, वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा था क्योंकि वो सिर्फ बैड एयर ही कंज्यूम कर रहा था और किसी भी वक्त बेहोश हो सकता था। रेस्क्यूअर्स के पहुंचने के बाद केव में एयर पंप किया ताकि खत्म ऑक्सीजन के लेवल को रिस्टोर किया जा सके। साथ ही उन्होंने पानी पंप किया ताकि कनेक्टिंग टनल्स में एयर स्पेस क्रिएट किया जा सकता है। जैसे ही पानी का लेवल थोड़ा ड्रॉप हुआ, उन्होंने जेनिफर की बॉडी को डिस्कवर किया जो टनल के जस्ट एग्जिट पर तैर रही थी। 1 घंटे की पंपिंग के बाद उन्होंने एरियल, ब्लैक और स्कॉट को साथ में एग्जिट होल की डायरेक्शन में फेस करते हुए पाया। सीन पर मिले एविडेंस और जोसेफ के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स डूबने को डेथ का कारण कंफर्म करती है और अदर एक्सप्लोरर्स के अकाउंट से जो टनल में स्ट्रगल कर चुके हैं, इससे ये पता चलता है कि क्या हुआ होगा। इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है कि कैसे 4 यंग एडल्ट सिर्फ 18 फीट के डिस्टेंस में एग्जिट तक पहुंचकर भी डूब गए। उनके बॉडीज रिकवर होने के बाद केव एंट्रेंस को कंक्रीट से भरकर बंद कर दिया ताकि फ्यूचर में और जिंदगियां खराब न हो। ये कहानी है मार्च 2 की, जब 7 बहादुर लोग एक खतरनाक और अनजान केव को एक्सप्लोर करने निकले। जैसे जैसे वो केव के अंदर गए, रास्ते और भी छोटे होते गए और एक पॉइंट ऐसा आया जहां रास्ता एक बहुत ही पतले होल में बदल गया। ये होल इतना छोटा था कि सिर्फ एक पतला और हिम्मत वाला इंसान ही उसमें से गुजर सकता था। इस खतरनाक चैलेंज का सामना करने के लिए ग्रुप ने अपने छोटे और पतले मेंबर नील मॉस को भेजने का फैसला किया। नील मॉस एक प्रॉमिसिंग और बहादुर यंग मैन बिना किसी हेजिटेशन के चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही नील ने नैरो होल में एंटर किया, एक भयंकर इंसिडेंट हुआ। नील अचानक ही होल में फंस गया और उसके सभी एफर्ट्स फेल हो गए। उसकी मदद की आवाज केव में गूंजती रही। नील ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो आगे नहीं जा सकता था और ना ही पीछे। बचे हुए 6 मेंबर्स ने नील को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन केव की वॉल्स इतनी हार्ड और टाइट थी कि नील को निकालना बहुत मुश्किल हो गया। नील मॉस 1974 में एक वेल्दी फैमिली में ब्रिटेन में पैदा हुआ और बचपन से ही वो एडवेंचरस था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते थे, नील फॉरेस्ट, हिल्स और स्मॉल केव्स को एक्सप्लोर करता था। उसका नई जगह ढूंढने का जुनून उसे डेंजरस एडवेंचर्स की तरफ ले गया। नील मॉस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गया था, जहां वो हर कंपटीशन और एक्टिविटी में नंबर 1 रैंक पर था। अपने थ्रिलिंग नेचर की वजह से उसने केव स्टडी में डिग्री हासिल की और एडवेंचर को जिंदगी में अपनाया। मार्च 2 को नील मॉस और 6 और लोग एक केव को एक्सप्लोर करने निकले, इंग्लैंड में पीक कैवर्न, जो कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी केव है। जब नील मॉस की टीम केव के ऐसे पार्ट्स में गए जहां कोई नहीं गया था, उन्होंने काफी चैलेंजेस का सामना किया। जैसे जैसे वो केव के अंदर गए, प्रॉब्लम्स और भी बढ़ गई और टनल्स चैलेंजिंग हो गई। आखिर में सबने डिसाइड किया कि वो आगे केव के नैरो टनल को एक्सप्लोर करें। ये टनल इतना पतला था कि सिर्फ नील मॉस जा सकता था, क्योंकि वो काफी पतला था। टीम ने एक 15 फीट सीढ़ी भी रखी थी सेफ्टी के लिए। नील ने टनल में एंटर किया और जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। नील ने टनल में आगे बढ़ने के लिए रॉक्स को रिमूव करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ जगह बहुत कम थी और कुछ रॉक्स हटाने के बाद हेल्प के लिए लाई सीढ़ी भी जाम हो गई और पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। नील रेस्क्यू के लिए शाउट किया और टीम ने फंसी हुई सीढ़ी को वापस खींचने की कोशिश करी, लेकिन सीढ़ी फिर से अटक गई। जिसके बाद रेस्क्यू टीम्स इंक्लूडिंग RAF, नेशनल कॉल बोर्ड और रॉयल नेवी आए और ऑक्सीजन सप्लाई के साथ नील को सरवाइव कराने की कोशिश करी। एक रेस्क्यू टीम मेंबर रॉन पीटर्स, जो नील से पतला था, टनल में गया और नील को रोप्स के साथ बाइंड किया, लेकिन ये रेस्क्यू अटेम्प्ट भी अनसक्सेसफुल रहा। धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा था और ऑक्सीजन कम होती जा रही थी। नील के साथ कुछ भी हो सकता था। साथ ही ये कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए। इतने अंधेरे में वो फंसा हुआ धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहा था। फिर एक डॉक्टर को बुलाया गया जो
जो मैनुअल ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ाकर नील को कॉन्शियस करने की कोशिश करे, लेकिन ये भी फेल हो गया। रेस्क्यू टीम ने एक केव ट्रैकर 20 साल की जून बेली को बुलाया और प्लान बनाया कि नील का कॉलर बोन तोड़कर उसको निकालने की कोशिश करें। जून बेली भी टनल में गई, लेकिन नील के फंसे होने की पोजीशन की वजह से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे निकालने के लिए जो अटेम्प्ट्स हुए वो इंग्लैंड की सबसे बड़ी केव रेस्क्यू अटेम्प्ट बन गई। 200 से ज्यादा केवर्स और रेस्क्यू वर्कर्स, साथ ही अनेक गांव वाले भी इन्वॉल्व थे। बहुत लोग डीप अंडरग्राउंड लड़ाई करते रहे ताकि ऑक्सफोर्ड के अंडर ग्रेजुएट को हार्ड रॉक से निकाल सकें, लेकिन दुख की बात है कि 35 घंटे लगातार फंसे हुए नील की डेथ हो गई। बाद में रेस्क्यू टीम उसकी बॉडी रिकवर करने आई, लेकिन भारी बारिश के कारण टास्क डिले हो गया। जब बारिश रुक गई, बॉडी रिकवर करने के लिए टीम वापस गई, लेकिन नील के फादर ने रिक्वेस्ट की कि किसी की जान को रिस्क में ना डाला जाए, इसलिए मिशन को कॉल ऑफ कर दिया गया और उस चैम्बर का नाम नील मॉस चैम्बर रख दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद केव ट्रैकिंग रेगुलेशंस में चेंजेस किए गए और देश में अवेयरनेस बढ़ाई गई। आज की वीडियो के लिए इतनी क्लॉस्ट्रोफोबिक कहानियां काफ़ी है। अगर आपको ऐसी और कहानियां चाहिए तो फिर इस वीडियो में एक हफ्ते के अंदर 1000 लाइक्स का गोल पूरा करो, मैं एक और वीडियो ले आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।